कानून की पेचीदगियों में प्यार अब पहेली बन चुका है और इसी में जीवन मानो बीत रहा है। शादी के बाद साथ निभाने वाले अब कोर्ट के दरवाज़ों पर इंसाफ की दरखास्त लगा रहे हैं। आखिर इंसाफ किसके लिए? अपने ही हमसफ़र से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए, या उस संगनी का साथ छुड़ाने के लिए जिसके साथ कभी 7 फेरे लिए थे? कुछ ऐसी ही है इन अजब से रिश्तों की गजब सी कहानी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो नोटिस है, विमेंस सेल की जो कंप्लेंट है, ये 500-500 रुपये, 1000 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। लड़की को सिर्फ अपना नाम, इन लॉज का नाम, जिसको वो लपेटना चाहती है उनके नाम डालने हैं और उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक नए कानून और आपको सच्चाई दिखाते दिखाते हम फरीदाबाद के एक घर में पहुंचे। किसी तरीके का कोई डर नहीं है उस लड़की को। उसके अपने स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है, मैंने इस वजह से ये झूठ बोले जो मैं अब वापस ले रही हूँ, और नीचे सिग्नेचर। और कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दुख की बात यह है। घर को अगर एक नजर से देखा जाए तो यहाँ किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन इस घर की दीवारें जितनी मजबूत नजर आती हैं, उतना ही खाली हो गया है इस घर में रहने वालों का दिल। रामतीर्थ जी ने जब अपने बेटे की शादी की तो अपनी बहू को लेकर कई सपने सजाए। उसे बेटी की तरह प्यार देने की सोची, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की सोची। और ऐसा ही कुछ खुद शिशिर ने भी सोचा। उसने अपनी बीवी को हर तरह से सुखी रखने की कसमें खाई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही कुछ ऐसा हुआ कि शिशिर और उनके पिता की जिंदगी सफेद कागज में लिखे कानून के अल्फाजों में खो गई। शादी.com के थ्रू हम मिले थे। शादी.com के थ्रू मिले मैं, क्योंकि मेरी माताजी का देहांत हुए अब 2-2.5 साल हो गए थे। मुझे सबने कहा चलो तुम लड़की देखो शादी के लिए, और ये पहली लड़की थी जिससे मैं शादी के पर्पस से मिला था। और हालांकि वो ये काम 5 साल से कर रही थी मुझसे पहले। उसके रोके होके एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी वगैरह होके भी टूट चुके थे, और ये सब तो हमें बताया गया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर मुझे पता चले कि वो किसी और के साथ भी ये विमेन सेल और ये सब सेटलमेंट करके निकल चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शिशिर उस लड़की से मिले जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगनी बनाया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शादी नहीं बल्कि एक बुना बुनाया जाल है जिसमें वो फंस चुका है। कागजों में 1 साल हो चुके इस शादी में ये दोनों केवल 1.5 महीने ही साथ रहे, वो भी किश्तों में। आज कागजों पे मेरी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन हम सिर्फ 1.5 महीना साथ रहे हैं, वो भी 3 किश्तों में। मुझे ये समझ नहीं आता था कि मेरी जिस लड़की से मेरी शादी हुई है, हमारे घर से, मुझसे, मेरे पिता से कोई लेना देना क्यों नहीं है। उस लड़की का फोकल ध्यान सिर्फ इन चीज़ों पे लगा रहता था, चाहे 1500 रुपये भी हों, झूठ बोलना, मौका देख के किसी भी बहाने से बस पैसे लेके अपने घर, अपनी माँ, अपने भाई, अपनी बहन को पैसे पहुँचाते रहना। जो चीज़ें हमें कभी समझ नहीं आती थी कि हमें लगता था कि इतनी छोटी चीज़ है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये क्या है। इतना ही नहीं, पति पत्नी के बीच की मामूली नोक-झोंक में भी शिशिर के घर में गुंडे आ जाते थे। और हद तो तब हो गई जब उसकी पत्नी का भाई अपने जीजा के साथ मारपीट करता था। लड़की की माँ और रिश्तेदार और उनके भाई वगैरह जब यहाँ आए हैं, मेरे बेटे के ऊपर, मैं बहुत स्वाभिमानी किस्म का आदमी हूँ, लड़के ने इतना प्रहार किया है उसके हाथों के ऊपर कि इस वक्त इन्होंने बताया नहीं है मेरे बेटे ने, उसकी रिस्ट के अंदर परमानेंट डिसेबिलिटी आई हुई है। डिसेबिलिटी का मतलब उसके जो बोन्स हैं वहाँ इस किस्म की
विकृति पैदा हो गई है। मुझे लगता है कि वो 10-5 साल जाने वाली नहीं है। और 2 लोगों का ये छोटा सा परिवार बदले में कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद शिशिर और उनके पिता पर दहेज का केस दर्ज हो गया। मैं आपको सच बताऊं तो हमारी आत्मा उसी दिन मर गई जिस दिन ये इल्ज़ाम हम पे लगे। हमारी सोल्स उसी दिन मर गई कि नहीं, ऐसे परिवार के होने के बाद और इन सारी वैल्यूज़ को लेके जीने के बाद जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिए, कोई हमारे पे दहेज और ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनके पास है ही वही। उनको जो तलवारें दे दी गई हैं कि बेटा लड़की हो, आप बस ये चिल्ला दो, आपका काम हो गया। आप आगे जाते हुए देखिए, आज हम 2014 में बैठे हैं। अगर बहुत जल्द कुछ बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है, गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से कोई इंडस्ट्री इतना बूम नहीं करेगी जितना रेप और डाउरी करेगी। जहां शिशिर की निजी जिंदगी कानूनी कागजों में उलझ गई है, वहीं नौकरी के हालात कुछ इस कदर हैं कि कानूनी दरवाजों पर हाजिरी लगाते लगाते उनके ऑफिस में हाजिरी कम हो रही है। आप एक विमेन सेल या महिला आयोग के बाहर जहाँ बेंचेस, वेटिंग बेंचेस होती हैं, क्योंकि मैं भी अब जाता हूँ, मेरा केस होता है, मैं बैठ के इंतजार करता हूँ। आपको एक्चुअली एक छोटा सा कैमरा अगर आप वहाँ लगाएं तो आपको सच पता चलेगा कि इन केसेस की सच्चाई है क्या। तो मेरे अलावा और भी लोग वहाँ बैठे हैं, लड़कियाँ भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं। अब ये एक दिन की बात है, वहीं महिला आयोग के वहाँ एक लड़की बैठी है, उसकी मदर बैठी है। वो लड़की अपनी माँ से बोल रही है, माँ हम सारे गहने तो ले आए थे ना। माँ तुरंत क्या बोलती है, खबरदार अगर तू नहीं अंदर बोला तो। अच्छा। खबरदार। अपने बेटे की सहायता के लिए रामतीर जी ऐसे हालात में कभी 30,000 के चक्कर लगाते हैं, कभी वुमेन सेल के, तो कभी घर के निजी काम करने पर मजबूर हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जब जिंदगी आराम से कटनी थी, तब वक्त को कुछ और ही मंजूर था। और आज उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और अपने बेटे के लिए हक की आवाज उठा रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट एक नए मोड़ पर खड़ी हुई है कि लड़कों की गले में फांसी जब चाहो डाल दो, लेकिन लड़की या महिला को कुछ मत बोलो। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक गुनाह है। ये सामाजिक गुनाह भी है, नैतिक गुनाह भी है, कानूनी गुनाह भी है, और इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जिंदगी के दिए इस गम से शिशिर ने ये जाना कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उसके जैसे कई और शिशिर सबूत होने के बावजूद भी कानून के आगे पिस रहे हैं। आज की जो कानून व्यवस्था है, जो जितना एक तरफा हमारा कानून हो चुका है, लड़कियों के पास उन्हें किसी ठोस वजह की ज़रूरत नहीं है। ये एक पूरा रैकेट है। जब तक मेरे साथ ये नहीं बीता, मैं समझ नहीं सकता था कि क्या हो रहा है। मैं अकेला लड़का नहीं हूँ। अच्छे आईटी प्रोफेशनल्स, बहुत अच्छे नौकरी करने वाले और बहुत से लड़के इससे गुज़र रहे हैं।